हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश कुमार। दोस्तों, आज की जो ये स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड शहर की एक 25 साल की युवती जिसका नाम डायना क्लोर रॉटली होता है। और ये लंदन के अंदर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। और पढ़ाई पूरी होने के बाद में ये अपने पिताजी को बोलती है कि मुझे इंडिया घूमने जाना है। इनके पिताजी का नाम एलन जैक राउटली है और ये न्यूजीलैंड के अंदर ऑकलैंड शहर में ही एक इंजीनियर होते हैं। तो अपने पिताजी से ये पूछती है कि मुझे इंडिया घूमने जाना है। पिताजी उसको परमिशन देते हैं। ये बात है आज से ठीक यानी कि 27 साल पहले की 1997 के अंदर अगस्त के महीने में 11 अगस्त 1997 को ये लड़की न्यूजीलैंड से इंडिया आती है। इंडिया में सबसे पहले दिल्ली के अंदर आती है। इसके बाद में यहाँ पे घूमने के बाद ये लड़की चली जाती है यूपी के आगरा, यानी जहाँ पे आपका ताजमहल है, वहाँ पे ये घूमती है। आगरा घूमने के बाद इसका जो आगे का प्लान था वो था वाराणसी का। तो वाराणसी ये लड़की पहुँचती है 7 अगस्त इसको। और यहाँ पे एक घाट के किनारे, वाराणसी के अंदर एक घाट के किनारे एक पुराना गेस्ट हाउस है जिसका नाम है विष्णु गेस्ट हाउस। विष्णु गेस्ट हाउस के अंदर ये रूम बुक करती है और वहाँ पे ये 8, 9 और 10 अगस्त को रुकती है। ठीक है। यहाँ पे रुकने के बाद में अब जो ये लड़की है इसका एक रूटीन था। डेली ये अपने पेरेंट्स को जो कि न्यूजीलैंड में रहते हैं वहाँ पे ये कॉल किया करती थी। उस ज़माने में एसटीडी कॉल होते थे। और वहाँ का जो गेस्ट हाउस है, जो ओल्ड विष्णु गेस्ट हाउस है, उसका जो नंबर है वो उन्होंने अपने पिताजी को भी, अपने जो पेरेंट्स हैं उनको भी दिया हुआ था। तो डेली वो उनसे बात करती थी। और उसके पिताजी जब उनसे बात कर लेते थे तो वो ये सोचते थे कि अपनी जो बेटी है वो बिल्कुल सेफ है और इंडिया के अंदर सुरक्षित तरीके से जो टूरिज्म है वो उसका लुत्फ उठा रही है। यहाँ से यानी वाराणसी से ये 3 दिन रुकती है और यहाँ पे जो घाट है, जो गलियाँ है वाराणसी की, तो उनका वो नज़ारा देखती है। उसका जो घूमने का शौक़ है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो 3 दिन यहाँ पे रुक जाती है। इसके बाद में 11 अगस्त को उसका प्लान था दार्जिलिंग जाने का। तो जैसे ये दार्जिलिंग जाती है उससे पहले वाले दिन ये एक लेटर पोस्ट करती है अपने पेरेंट्स को। और उस लेटर के अंदर जो 10 दिन इसने व्यतीत किए हैं इंडिया के अंदर, वो सारी A to Z जो भी टूरिस्ट या जो भी प्लान उसका था वो उसने लिखा और पोस्ट कर दिया अपने पेरेंट्स को। उस टाइम जैसे पोस्ट का जो पोस्टल कार्ड होते हैं उनका ज़माना था, ज़्यादातर हम डाक के द्वारा ही संदेश इधर उधर भेजते थे। तो इस लड़की ने भी वो सारी चीज़ें लिखी और अपने पेरेंट्स को वो पोस्ट कर डाली। अब क्या होता है, 11 अगस्त की रात दिन आता है और 12 अगस्त का भी दिन निकल जाता है। उस लड़की का उनके पेरेंट्स के पास कोई कॉल नहीं जाता है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं, उनकी बेचैनी बढ़ने लगती है कि जो अपनी लड़की है डायना, उसका कॉल क्यों नहीं आया, 2 दिन हो गए। तो उनके पास जो ओल्ड विष्णु गेस्ट हाउस है उसका नंबर था। उन्होंने वहाँ पे संपर्क किया और उनसे पूछा कि डायना क्लोर राउटली नाम की एक लड़की है, आपके यहाँ पे रुकी हुई है, वो अभी आपके गेस्ट हाउस में है या नहीं। तो वो उनको देख के बताते हैं रिकॉर्ड अपना कि ये जो लड़की है ये हमारे पास 8, 9, 10 अगस्त को रुकी थी और 11 अगस्त को सुबह 7 बजे यहाँ से चेकआउट ये कर गई है और दार्जिलिंग के लिए बोल के गई है कि हम आगे दार्जिलिंग जा रहे हैं। अब धीरे धीरे टाइम व्यतीत होता है, कुछ टाइम निकल जाता है 2, 4, 5 दिन का। उसके बाद में उसके पेरेंट्स फिर से परेशान कि अब क्या करें इतनी दूर। तो वो एम्बेसी से संपर्क करते हैं और उनको सारा जो डेटा है अपनी जो लड़की है डायना क्लोर की, वो उनको सेंड करते हैं और उनको बोलते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए। ये लड़की वाराणसी में थी और टूरिस्ट वीज़ा पे आई थी, घूमने आई थी इंडिया, और पिछले 2-3 दिन से हम ट्राई कर रहे हैं, वो हमारे संपर्क में नहीं है। उसके बाद वाराणसी पुलिस को भी सूचना दी जाती है कि एक न्यूजीलैंड की लड़की है वाराणसी में, वो स्टे कर रही थी, उसके बाद से वो लापता है, वो मिल नहीं रही है। तो ये एक तरह से इंडिया के अंदर और न्यूजीलैंड के अंदर इस खबर ने सुर्खियाँ बटोरी थी, यानी इंटरनेशनल हेडलाइंस बन गई थी इस स्टोरी की।
इसके बाद में जैसे टाइम थोड़ा व्यतीत होता है, उसके बाद में जो फादर है यानी एलन जैक राउटली, जो कि डायना क्लेयर के फादर हैं, वो आते हैं इंडिया, दिल्ली आते हैं, एम्बेसी से संपर्क करते हैं। उसके बाद में यहाँ से वो सीधा जाते हैं वाराणसी, जो गेस्ट हाउस है ओल्ड विष्णु गेस्ट हाउस, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे पूछताछ करते हैं कि ये लड़की यहाँ पे कितने दिन रुकी, वो सारी चीज़ें उनको बताते हैं। इतने में क्या होता है कि न्यूजीलैंड से जो उसके फादर हैं उनके पास एक फ़ोन आता है कि जो डायना है उसका एक खत हमें मिला है, यानी एक लेटर उसका हमें मिला है, और उस लेटर में उसने जो भी 10 दिन में घुमा, जहाँ भी घूमी, वो सारी चीज़ें उसने बता रखी है। साथ ही साथ उसने एक नाम भी मेंशन किया हुआ था कि मैं पिछले 3 दिन से एक गाइड है धर्मदेव यादव, उसके साथ में वाराणसी के अंदर घूम रही हूँ। तो धर्मदेव यादव एक गाइड के तौर पे वो उसके साथ था। अब जो पिताजी हैं उनके फादर, वो गेस्ट हाउस वालों से पूछते हैं कि आप धर्मदेव यादव नाम के किसी गाइड को, टूरिस्ट गाइड को जानते हैं? तो जो गेस्ट हाउस वाले होते हैं वो बताते हैं कि बिल्कुल जानते हैं, वो हमारे से लिंक्ड है, हम उसको अच्छी तरह से जानते हैं। तो वो फिर उनको बताते हैं कि ये इंग्लिश में काफ़ी अच्छा है बोलने में, तो फॉरेनर्स को उसकी लैंग्वेज समझ में आ जाती है, तो ये शानदार गाइड का काम करता है। जैसे ही ये सूचना उसको मिलती है फादर को, तो वो एक शक की निगाह से ये सोचते हैं कि चलो उसके साथ, डायना के साथ ये जो गाइड था ये हो सकता है आगे जैसे दार्जिलिंग में भी उसके साथ चला जाए, लेकिन फिर भी डायना अपने पेरेंट्स को कॉल तो करे कम से कम। तो एक शक की सुई उस धर्मदेव यादव पे चली जाती है। अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि जिस दिन डायना क्लेयर राउटली मिसिंग हुई थी, ठीक उसी दिन से धर्मदेव यादव भी मिसिंग है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि दोनों एक साथ लापता कैसे हो गए, दोनों एक साथ मिसिंग कैसे हो गए। इसके बाद में धीरे धीरे टाइम बीतता है, किसी का अता पता नहीं होता है, और पूरा लगभग 1 साल निकल जाता है। 1 साल निकलने के बाद में पुलिस को एक टिप मिलती है कि धर्मदेव यादव को रेलवे स्टेशन पे देखा गया है। जैसे ही ये कॉल या ये टिप पुलिस के पास पहुंचती है, पुलिस वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं और वहाँ से उसको दबोच लेते हैं। तो 1 साल के बाद में जो धर्मदेव यादव है वो पकड़ा जाता है। अब जैसे ही पुलिस उसको पकड़ती है और उसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है, वहाँ पे उससे पूछताछ की जाती है, तब वो बताता है कि आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तो धर्मदेव यादव का जो घर है वो बनारस के पास एक गांव है वृंदावन, वहाँ पे है। तो ये वृंदावन मथुरा वाला वृंदावन नहीं है, बनारस के पास भी एक वृंदावन है, उसके पास उसका घर होता है। तो पुलिस उसको लेके वृंदावन उसके घर जाती है, और जैसे पुलिस उसका घर देखती है तो एक बार वो सोचती है कि एक टूरिस्ट गाइड के पास इतना आलीशान मकान कैसे है। तो वो बताता है पुलिस वालों को कि एक फॉरेनर था जिसने मुझे $8,000 दिए थे टिप्स के, और वो सारे पैसे मैंने अपने घर में लगा दिए। तो इसी वजह से ये जो घर आप देख रहे हैं ये आलीशान घर है 7 कमरों का। अब पुलिस वालों को वो एक अपने बेडरूम के अंदर लेके जाता है, और वहाँ पे लेके जाने के बाद में वो कहता है कि इस बेड को उठाइए और यहाँ पे आप खुदाई करवा लीजिए। ये सारा माहौल, ये सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही होती है। इतने में उसकी पत्नी भी वहाँ पे आ जाती है। तो वो एक बार सोचती है कि ये सारा तामझाम कैसे है। हालांकि उसको मालूम था, 1 दिन पहले पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया था, उसके हस्बैंड को, तो उसको मालूम था कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन क्यों किया है ये पता नहीं था। तो सारा सीन उसके सामने चल रहा था। खुदाई स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही खुदाई स्टार्ट होती है वो थोड़ी देर में उसको सब वहाँ पे हक्के बक्के रह जाते हैं। वहाँ से एक कंकाल निकलता है, और जैसे कंकाल निकलता है धर्मदेव यादव पुलिस वालों को बताता है कि यही आपकी डायना क्लेयर राउटली है, जिसका मैंने गला घोट कर मर्डर कर दिया था। अब एकदम से सब हक्के बक्के, उसकी जो वाइफ थी वो एकदम से बेहोश होके गिर जाती है। काफ़ी टाइम बाद उसको होश आता है, और वो जैसे ही होश में आती है तो वहाँ पे जो पुलिस वाले हैं या फिर उसका जो हस्बैंड है उनके सामने वो बोलती है कि मैं पिछले 12 महीने से एक लाश के ऊपर सो रही थी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। यानी कि उनको एक तरह से घृणा आने लगी, घिन आने लगी अपने आप से। तो सारा चीज़ वहाँ पे क्लियर हो गया कि जो डायना है
ये इसका कंकाल यहाँ पे मिल गया है। डायना का जो कंकाल मिला उसको डीएनए सैंपल के लिए हॉस्पिटल में भेजा जाता है और उसके पिताजी का सैंपल लिया जाता है और डीएनए उसका मैच हो जाता है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि यह डायना का ही कंकाल है। पुलिस पूछताछ में वो बताता है, जब पुलिस उसको पूछती है कि जो आप जैसे 10 अगस्त तक वहाँ पे गेस्ट हाउस में रुके, उसके बाद में आप कहाँ गए, कैसे गए, यहाँ तक कैसे आए, ये बॉडी, या फिर आपने जो डायना है उसको, उसकी लाश को यहाँ पे किस प्रकार से दफन किया, तो वो ये स्टोरी बताता है कि 11 अगस्त को डायना है वो दार्जिलिंग जाने वाली थी। मैंने उसको बताया कि अगर आपको घूमना है तो आप इंडिया के जो गांव हैं उनमें घूमिए, आपको जो असलियत है गाँव की तो वो आपको वहाँ पे दिखेगी। तो इसके लिए वो राजी हो जाती है। यही सबसे बड़ी गलती हो जाती है डायना क्लेयर से कि वो उसकी बात पे हामी भर देती है। वहाँ से उसने जो टिकट वगैरह है वो कैंसिल करवाई, क्योंकि वो टूरिस्ट गाइड था, उसके संपर्क थे। तो वो डायना को बोलता है कि मैं आपकी टिकट वगैरह कैंसिल करवा दूंगा और आपको गांव घूमना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में 11 और 12 अगस्त ये 2 दिन डायना है वो धर्मदेव यादव के गांव में टूरिस्ट के तौर पर रही। 2 दिन वो घूमे गांव के अंदर। इसके बाद में 13 अगस्त का दिन आता है। पुलिस को वो बताता है कि दिन में हम घूमने गए, शाम को हमने खाना खाया और मेरे 2-3 दोस्त शाम को आ गए थे, हम पार्टी कर रहे थे। चूँकि वहाँ पे जो मेरी पत्नी है और जो बेटा है वो थे नहीं, वो ननिहाल गए हुए थे और पार्टी वगैरह हम कर रहे थे। तो वहाँ पे उनका जो ईमान है वो डगमगाता है। पार्टी के मूड में उनकी नीयत में भी खोट आने लगता है और वो डायना से जोर ज़बरदस्ती करने लग जाते हैं। डायना इसका विरोध करती है। तो इस जैसे डायना विरोध करती है तो जो धर्मदेव यादव है वो उसका गला घोट देता है और डायना वहीं पे दम तोड़ देती है। जिस कमरे में डायना की लाश पड़ी थी उसी कमरे में उन्होंने खुदाई की, उसका जो आंगन है उसकी खुदाई करके उस बॉडी को वहीं पे दफन कर दिया। उसके बाद में उस पर जो प्लास्टर वगैरह होता है वो करवा देते हैं। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है। पूरे 12 महीने वो गायब रहता है। इसके बाद में एक टिप पुलिस के पास जाती है, पुलिस उसको अरेस्ट करती है। ये सारा जो घटनाक्रम है ये पूरा 1 साल का। अरेस्ट करने के बाद में कोर्ट में केस को चलाया जाता है और कोर्ट बाकायदा उसको फांसी की सज़ा सुनाता है, जो लॉर्ड कोर्ट होता है। इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, लेकिन वहाँ पे भी मौत की सज़ा को बरकरार रखा जाता है। फिर इस केस को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने 11 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है जिसमें वो बताती है कि इस केस में कोई पुख्ता गवाह नहीं है, केवल सर्कमस्टेंस एविडेंस के आधार पे इसमें हम फांसी की सज़ा किसी मुजरिम को नहीं दे सकते, क्योंकि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आता नहीं है। इसलिए हम फांसी की सज़ा को बदल कर इसको 20 साल के कारावास में तब्दील कर रहे हैं। तो 20 साल की सज़ा हो जाती है। 2014 में इसका फैसला आता है। 2014 में जब ये फैसला आता है तब तक इस घटना को यानी 14 और 2 16 साल हो चुके हैं और जो 20 साल की सज़ा है वो 21 साल के लगभग पूरी होती है, क्योंकि इसमें मान लीजिए कोई पैरोल वगैरह है या कुछ छुट्टियां आ जाती है, वो चीज़ें मिला के 21 साल यानी 5 साल बाद में यानी 14 और 5 19 साल यानी 2019 के अंदर वो जो सज़ा होती है वो पूरी हो जाती है। उसके बाद में वो रिहा हो जाता है जो धर्मदेव यादव है और आज वो कहीं गुमनामी में है। इंडिया की जो आबादी है उसके अंदर कहीं ना कहीं वो घूम रहा होगा, पता नहीं किस हालात में होगा, किस रूप में होगा, ये हम कह नहीं सकते। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए, स्टोरी हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए जय हिंद।